Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin. AIMS NORCET 2023's Crash Course Class 2nd. We are continuing with the cardiovascular system. Let's start with today's video with lymphatic system. लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला वह ड्रेनेज सिस्टम है जो कि टिश्यूज से कैपिलरीज के थ्रू शुरू होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को आगे ड्रेन करवाता है। जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती हैं, उसी प्रकार से एक इनके पैरेलल ही लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है जिसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं और इन लिम्फ वेसल्स के द्वारा लिम्फेटिक फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि हमारी बॉडी में आए किसी भी फॉरेन बॉडी को ट्रैप करके डिस्ट्रॉय करने का काम करती है और इस प्रकार से ये बॉडी में डिफेंस का काम भी करती है। लिम्फेटिक सिस्टम डिफेंस के साथ साथ बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट भी करवाता है और अगर किसी वजह से वीनस सिस्टम में ब्लॉकेज आ जाए तो बाईपास रूट भी प्रोवाइड करता है ताकि बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन बना रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्फ या लिम्फेटिक फ्लूइड की। लिम्फ का कंपोजिशन प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर होता है। लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है प्लाज्मा, वो डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लिम्फ के अंदर आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिम्फेटिक सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स कौन-कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल। स्प्लीन, थाइमस एंड टॉन्सिल्स। इसके अलावा याद रखिएगा हमारी जो लिम्फ नोड्स होती हैं उन्हें ट्रैफिक पुलिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में ब्रेन और बोन्स ऐसे दो ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का सिंपल मीनिंग है किसी भी क्लाइंट के अंदर लगातार ब्लड प्रेशर का 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा रहना। अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा रहता है, दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स में जो कि 6 घंटे के अंतराल में ली गई हैं, तो ये कंडीशन हाइपरटेंशन के रूप में जानी जाती है। अब एक टर्म यूज की जाती है, प्रीवियसली से पूछा भी गया है कि प्री हाइपरटेंशन होने पर क्लाइंट के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो आप बता सकते हैं कि भाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है, तो 120/80 mm ऑफ Hg बीपी का लेवल 140/90 के बीच में यदि है तो आप इसे प्री हाइपरटेंशन के रूप में जानते हैं। अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 120 से 120/80 से 140/90 के बीच में है तो आप इसे प्री हाइपरटेंशन के रूप में जानते हैं। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि लगातार जिस व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर रहता है, धीरे धीरे उसके शरीर के ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और एक समय के बाद वाइटल ऑर्गन्स अपना काम करना बंद कर देते हैं और जब व्यक्ति को इस बात का पता चलता है तब तक काफ़ी हद तक उसके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। इसी वजह से हम हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के रूप में जानते हैं। अगर आपसे न्यूबॉर्न बेबीज के लिए साइलेंट किलर के बारे में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? किस डिजीज को न्यूबॉर्न बेबीज के लिए साइलेंट किलर मानते हैं, हाइपरटेंशन को नहीं मानते?
न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर हाइपोथर्मिया कंडीशन को साइलेंट किलर माना जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर 6.5 से कम होता है तो ये कंडीशन हाइपोथर्मिया है और इसका बढ़ा हुआ लेवल बच्चों के अंदर साइलेंट किलर के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के टाइप्स की। सबसे पहला टाइप जो है उसे आप प्राइमरी हाइपरटेंशन कह सकते हैं या फिर इसे कई बार इडियोपैथिक हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कंडीशन में किसी अननोन कॉज के कारण क्लाइंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट सेकंड टाइप नोट करिएगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब हमें ये चीज पता हो कि किसी व्यक्ति में लगातार हाई ब्लड प्रेशर किसी विशेष कारण की वजह से रह रहा है तो हम उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन में कारण पता नहीं था लेकिन पर्सन का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ रहता था। लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर हमें कारण पता होता है कि क्यों क्लाइंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हो सकता है क्लाइंट की किडनी सही काम नहीं कर रही है जिस वजह से उसकी बॉडी जो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में बन रहे हैं, उन्हें एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है जिससे बीपी बढ़ा हुआ है। या हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान वुमन को हाइपरटेंशन हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया तो ये कारण हमें मालूम है। इसके अलावा हमारी जो मेटाबॉलिज़्म है, मेटाबॉलिज़्म की रेट है, वो थायरॉइड हार्मोन्स के कारण बढ़ी हुई है, तो हो सकता है बीपी बढ़ा हो, तो ये हमें कॉज़ पता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज़ के पता होने वाला हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट नोट करिएगा, स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 140 से 159 बटा 90 से 99 के बीच में रहता हो तो हम इसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन उस समय होगा जब क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 140 बटा 90 से लेकर 159 बटा 99 के बीच में हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन की। यहाँ पर फोर्थ टाइप लिखिएगा, टाइप 4, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन, इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो 160 बाई 100 से लेकर 179 बाई 109 के बीच में होता है। अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 160 बटे 100 से लेकर 189 बटा 109 के बीच में हो या यहाँ तक हो तो इसे हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। फिफ्थ नंबर पर आप नोट करिएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा वो 180 बाई 110 से ज़्यादा होगा। अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर किसी भी समय 180 बटा 110 से ज़्यादा है, 180 बटा 10 या इससे ज़्यादा है तो ये कंडीशन हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाती है। इस सिचुएशन में मोस्टली क्लाइंट को हॉस्पिटलाइज्ड कराना पड़ता है। यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, अगर किसी क्लाइंट में ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाए इस कंडीशन में, तो उसे इमर्जेंट केस डिक्लेयर करके तुरंत एडमिट करवाया जाता है और अगर ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो फिर आप इसे अर्जेंट केस मानकर ट्रीट कर सकते हैं। याद रखिएगा 2 कैटेगरीज़ हैं, अगर क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 180 बटा 110 है या इससे ज़्यादा है और ऑर्गन डैमेज हो चुका है तो ये इमरजेंट केस की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा और अगर ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है इतने ब्लड प्रेशर के साथ तो ये अर्जेंट केस के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा। अर्जेंट और इमरजेंट दोनों क्लास के बारे में आपने पढ़ा होगा, होपफुली आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में।
नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सिक्स्थ टाइप का जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उसे हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब कोई डॉक्टर या हेल्थ पर्सोनल, नर्सेज आदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेने जाती हैं, बीपी चेक करने जाते हैं, तो उस समय अचानक से क्लाइंट का बीपी बढ़ जाता है। इसे हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेवेंथ टाइप के हाइपरटेंशन की। इसे हम बिनाइन हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। बिनाइन हाइपरटेंशन। बिनाइन हाइपरटेंशन के अंदर क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 200 बटे 110 के आसपास रहता है और इसके अंदर ऑर्गन डैमेज नहीं देखने को मिलता। नो ऑर्गन डैमेज, यानी कि किसी भी स्थिति में अगर क्लाइंट का ब्लड प्रेशर लगभग 200 बटा 110 है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो ये कंडीशन बिनाइन हाइपरटेंशन के नाम से जानी जाती है और ये नॉट सो डेंजरस माना जाता है, यानी कि ये इतना खतरनाक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट्थ टाइप के हाइपरटेंशन कंडीशन की, जिसे हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इसे आप लिखिएगा मोस्ट डेंजरस टाइप। इसे हमने मोस्ट डेंजरस इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 220 बाई 110 से ज़्यादा हो जाता है और इसके अंदर ऑर्गन डैमेज हो जाता है, यानी क्लाइंट के अंदर ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लाइंट के अंदर स्ट्रोक जैसी कंडीशन भी हो सकती है, क्लाइंट को हार्ट अटैक हो सकता है। ये सभी कंडीशंस मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के होने पर देखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने टोटल 8 टाइप के हाइपरटेंशन क्लासिफिकेशन को पढ़ा। होपफुली ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरटेंशन डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स की, यानी व्यक्ति द्वारा अगर इन चीज़ों के संपर्क में रहा जाता है, इस तरह के लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो किया जाता है, तो उसमें हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। यही चीज़ रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा होता है नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, उसके अंदर ऐसी सभी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओबेस है, तो उसमें ओबेसिटी कम करवा सकते हैं जिससे कि अ, उसका वेट कम होगा तो हाइपरटेंशन होने की संभावना भी कम हो जाएगी। मान लीजिए कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो आप उस स्मोकिंग छुड़वा दीजिए, तो उससे हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, रिस्क फैक्टर हट जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल छुड़वा दीजिए, तो ये इस तरह से हो जाता है। डाइट में कोई पर्सन बहुत ज़्यादा साल्ट यूज़ करता है तो उसकी साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट करवा दीजिए, सोडियम उसकी डाइट में कम करवा दीजिए। इस तरह से भी आप उसमें रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स की। इसके अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए क्लाइंट का ऐज हो गया, ऐज को आप नहीं बदल सकते, तो ये नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब क्लाइंट ओल्ड ऐज के अंदर होता है, तो उस समय उसमें हाई ब्लड प्रेशर रहने ही लगता है ड्यू टू इनइलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ऐज एक ऐसा फैक्टर है जिसे आप नहीं बदल सकते, सो इट इज़ नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर। इसके अलावा सेक्स हो गया, इसे आप नहीं बदल सकते। किसी के अंदर जेनेटिक रीज़न है या फिर फैमिली हिस्ट्री आप बोल सकते हैं इसे। फैमिली हिस्ट्री है तो आप इसे नहीं बदल सकते, उसमें भी हाइपरटेंशन होने की संभावना रह सकती है। तो ये सभी फैक्टर्स रिस्क फैक्टर के अंदर इंक्लूड किए जाएँगे। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमने अभी बात की थी कि किसी को बिनाइन हाइपरटेंशन जैसी स्टेट होती है जिसमें उसका बीपी तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का डेंजर नहीं रहता क्योंकि ऑर्गन डैमेज नहीं होते हैं।
तो वो चीज़ है बिनाइन हाइपरटेंशन। तो इसमें पर्सन असिम्प्टोमेटिक रहता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम उसे फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर क्लाइंट में हाई ब्लड प्रेशर रहता है और उसके अंदर सिम्पटम्स आते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर हेडेक देखने को मिलेगा। हेडेक भी उसके सर के पीछे वाले हिस्से में यानी ऑक्सीपिटल पार्ट के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लाइंट को चक्कर आ सकते हैं यानी कि वर्टिगो रह सकता है। क्लाइंट में रेस्टलेसनेस हो सकती है, यानी क्लाइंट बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस करेगा। इसके अलावा उसकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है। क्लाइंट में पाल्पिटेशन हो सकता है, यानी कि उसकी हार्ट रेट इतनी ज़्यादा तेज़ होगी कि उसके दिल की धड़कन उसे ही खुद सुनाई देने लगेगी। ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर नोज़ ब्लीड हो सकता है, यानी एपिस्टैक्सिस हो सकता है, यानी हाई बीपी के कारण नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। क्लाइंट को नौज़िया, वॉमिटिंग हो सकता है। क्लाइंट को फैटीग हो सकती है। ये सभी सिम्पटम्स क्लाइंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन कंडीशन को किस प्रकार से डायग्नोज़ किया जाता है। डायग्नोसिस की बात करें तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उसके द्वारा फिज़िकल सिम्पटम्स बताए जाते हैं। उस बिहाफ़ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, क्लाइंट में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। इसके अलावा हम मैनुअली क्लाइंट का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर यदि 140/90 से ज़्यादा आता है, तो हम उसे सस्पेक्टेड मान सकते हैं और फिर 3 कॉन्ज़िक्यूटिव रीडिंग लेते हैं और इन तीनों रीडिंग्स में यदि लगातार उनका बीपी हाई आता है बेस पॉइंट से, तो इसका मतलब है क्लाइंट को ब्लड प्रेशर है। कभी भी एक सिंगल रीडिंग लेकर आप क्लाइंट को ब्लड प्रेशर है ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरसाइज करना या क्लाइंट में कोई इमोशनल चार्ज्ड पर्सन हो या फिर क्लाइंट एक्सरसाइज करके दौड़ते हुए आपके पास पहुंचा हो, उस समय अगर आप बीपी लेते हैं तो वह हाई हो सकता है। तो इस तरह से आप इसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइंट में हाई ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए ईसीजी करवाया जा सकता है। क्लाइंट के अंदर लिपिड प्रोफाइल करवाया जा सकता है, जिससे कि हमें उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, इस चीज़ का पता चल जाएगा। उसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की वैल्यू कितनी है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कितना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इसके अलावा हम क्लाइंट के अंदर रीनल फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किडनी उसकी सही काम कर रही है या नहीं। क्योंकि आरएफटी जब हम करवाते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट, तो इसमें यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल पता चलता है। अगर यूरिया का लेवल 8 से 24 एमजी पर डीएल के बीच में है, तो इसका मतलब किडनी सही काम कर रही है। क्रिएटिनिन का लेवल 0.6 से 0.9 एमजी पर डीएल के बीच में है, तो इसका मतलब किडनी सही काम कर रही है। और अगर नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है फंक्शन रीनल फेलियर के कारण क्लाइंट में हाई बीपी रह रहा है। या फिर आप क्लाइंट के अंदर थायरॉइड टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कि आपको T3, T4 और TSH का लेवल पता चल जाएगा। अगर इनका लेवल बढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से हो सकता है क्लाइंट को हाई बीपी रह रहा हो। क्लाइंट में यूरिन फॉर 24 आवर्स करवा सकते हैं, जिससे कि आपको उसमें प्रोटीन की प्रेज़ेंस के बारे में पता चल जाएगा, जो कि मोस्टली पीआईएच के लिए काफ़ी हेल्पफुल टेस्ट माना जाता है। क्लाइंट के अंदर आप एलएफटी करवा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कि क्लाइंट में एसजीपीटी, एसजीओटी का क्या लेवल है, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। अगर क्लाइंट को लंबे समय से डायबिटीज़ है, तो आप इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर रहने की संभावना बढ़ती है, तो क्लाइंट में आप ब्लड शुगर लेवल करवा सकते हैं। इस तरह से आप डायग्नोज़ कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को। आइए अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट की। हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की, यानी हाई ब्लड प्रेशर को किन मेडिसिन्स के द्वारा हम ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहली जो हमारी मेडिसिन आएगी उसे हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग के नाम से जानते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग, एआरबीज बोलते हैं आप इसे। ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि क्लाइंट के अंदर जो एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स हैं, उनको जाकर ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं और एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन भी घट जाता है और इसके कारण ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, कम होने लगता है। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो इसके लिए
ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। जब आपने कभी गार्डन में पाइप से पानी को डाला होगा, तो जब आप पाइप को दबाते हैं, तो तेज़ी से प्रेशर से पानी आगे गिरता है। सेम यही कॉन्सेप्ट है, आपकी ब्लड वेसल भी एक पाइप की तरह है, अगर वो सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उसमें प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब आप उसे एआरबी ग्रुप की मेडिसिन दे रहे हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग दे रहे हैं। ये ड्रग पाइप के ऊपर यानी ब्लड ब्लड वेसल के ऊपर जो प्रेशर है उसे हटा देती है, रिलैक्स कर देती है और ऐसा होते ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। इस प्रकार की जो कैटेगरी की ड्रग हैं, इसे आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आप हमेशा याद रखें, इस कैटेगरी की सभी ड्रग्स के पीछे आपको सार्टन सुफ़िक्स देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो टेल्मिसार्टन, ये ड्रग आपने ज़रूर सुनी होगी। टेल्मिसार्टन हॉस्पिटल में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है। इस ड्रग की एक अ अ, मुश्किल बात ये है कि इसके अंदर रीनल टॉक्सिसिटी होने की संभावना रहती है। तो जब भी आप क्लाइंट को एआरबी ग्रुप ऑफ मेडिसिन दें हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए, तो बीच-बीच में आपको रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए, ताकि आपको हाइपरयूरिसीमिया कंडीशन तो नहीं डेवलप हो ज रही, इस चीज़ के बारे में पता चलता रहे। एग्ज़ाम्पल में आप टेल्मिसर्टन, ओल्मिसर्टन, लोसार्टन ये सभी मेडिसिन्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन की। इसे हम एसीई इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं। एसीई इनहिबिटर्स। एसीई इनहिबिटर ड्रग का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग। ये ड्रग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देती है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाती है। इस कैटेगरी की जितनी भी मेडिसिन्स हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई करने के लिए उनके पीछे प्रिल सुफिक्स की प्रेजेंस को देखेंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो रेमिप्रिल, एनालप्रिल, ये सभी ग्रुप की जो मेडिसिन्स हैं, ये एसीई इनहिबिटर ग्रुप से बिलोंग करती हैं। इस कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं, उनमें एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, वो होता है ड्राई कफ़। यानी कि इन ड्रग्स को जो पेशेंट ले रहे होते हैं, उनमें सूखी खाँसी देखने को मिल सकती है। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि क्लाइंट को यदि हम लंबे समय से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं, तो उनमें कौन-सा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है? तो आंसर में था ड्राई कफ़। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी ऑफ मेडिसिन की, जो कि ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, थर्ड कैटेगरी की ड्रग है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर ड्रग को आप बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग के रूप में भी जानते हैं। हमारी बॉडी में 2 प्रकार के बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एक होता है बीटा 1 और एक होता है बीटा 2। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, जबकि बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। ये बीटा ब्लॉकर ग्रुप की जो मेडिसिन्स हैं, वो इन बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके हाइपरटेंशन कंडीशन का ट्रीटमेंट करती है। बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की जो ड्रग है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप इन मेडिसिन के पीछे LOL लोल वर्ड लिखा हुआ पाएँगे। एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो लेबेटालॉल, एटिनोलॉल, टिमोलॉल, ये सभी ड्रग्स इस ग्रुप की मेडिसिन में इंक्लूड की जाती हैं। इस ग्रुप की जो मेडिसिन है, इन्हें देने पर ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यानी क्लाइंट की जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से कम हो सकती है, 60 बीट्स पर मिनट से कम हो सकती है और जो ब्लड प्रेशर है वो 90/60 से कम हो सकता है। ये इस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं, अगर किसी क्लाइंट को
अस्थमा है या डायबिटीज़ मेलाइटिस कंडीशन है, तो आप इन बीटा ब्लॉकर ड्रग को इन पेशेंट्स को नहीं दे सकते। अगर आपने किसी अस्थमैटिक पेशेंट को बीटा ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन दी, तो इससे उस पर्सन के अंदर ब्रोंकोस्पाज़्म आ सकता है और इसकी वजह से क्लाइंट में अस्थमैटिक अटैक आ सकता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर सिम्पटम्स जो होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया होने पर वो हाइड हो सकते हैं, इसलिए हम इस क्लाइंट में ये मेडिसिन नहीं देते हैं। फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग की बात करते हैं। हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में जो चौथी ड्रग की कैटेगरी हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन के नाम से जानते हैं। ये मेडिसिन्स हमारी बॉडी में जो कैल्शियम चैनल होते हैं, कैल्शियम चैनल रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देती हैं और कैल्शियम चैनल रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने के कारण जितनी भी पेरिफेरी ब्लड वेसल्स हैं, वो डायलेट होने लगती हैं, उनमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और ब्लड वेसल्स के डायलेट होते ही ब्लड जो बीपी है, वो कम होने लगता है। सिंपल सा इसका ये कॉन्सेप्ट है। इस ग्रुप की मेडिसिन को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस ग्रुप की सभी मेडिसिन्स के लास्ट में आपको डिपिन वर्ड देखने को मिलेगा, सुफिक्स देखने को मिलेगा डिपिन। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एम्लोडिपिन, इसके अलावा निफेडिपिन। निफेडिपिन ड्रग के बारे में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है, तो याद रखिएगा इट इज़ अ कैल्शियम चैनल ग्रुप ऑफ मेडिसिन। जिन क्लाइंट्स के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स दी जाती हैं, उनमें हमेशा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होने की संभावना रहती है। यहाँ पर इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में आप लिख सकते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब होता है, जो पेशेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग ले रहा है और वो अचानक अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो पोजीशन चेंज के कारण उसका बीपी कम हो सकता है, जिससे उसे चक्कर आएँगे और वो नीचे गिर सकता है, जिससे उसे चोट लग सकती है। इस कंडीशन को हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन क्लाइंट्स के अंदर पीडल एडिमा भी देखने को मिल सकती है, यानी लोअर पार्ट ऑफ लेग के अंदर एडिमा देखने को मिल सकती है। हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए हम नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स वह मेडिसिन्स होती हैं जो कि किसी भी क्लाइंट के अंदर यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ कर देती हैं। यूरिन आउटपुट को बढ़ाकर बॉडी में मौजूद फ्लूइड वॉल्यूम को कम कर देती है, जिससे फ्लूइड प्रेशर भी कम हो जाता है और बीपी कम होने लगता है। एक बार फिर से समझिएगा, जब भी किसी क्लाइंट को डाईयूरेटिक मेडिसिन दी जाती है, तो उसकी बॉडी में यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और यूरिन आउटपुट बढ़ने के कारण क्लाइंट की बॉडी से जो फ्लूइड पोर्शन है, वो भी कम होता है और फ्लूइड पोर्शन के कम होने से बॉडी में फ्लूइड का प्रेशर कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। डाईयूरेटिक ड्रग्स की बात की जाए तो टोटल 5 कैटेगरी की डाईयूरेटिक मेडिसिन्स को हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है लूप डाईयूरेटिक्स, उसके बाद आती है पोटेशियम स्पेरिंग ग्रुप की डाईयूरेटिक मेडिसिन, उसके बाद आती है ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक्स, फिर आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर और फिर आती है थियाज़िड डाईयूरेटिक्स। इस तरह से ये 5 कैटेगरीज़ होती हैं, लूप डाईयूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग, ऑस्मोटिक, अ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और थियाज़िड। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डाईयूरेटिक मेडिसिन की बात करेंगे, जो कि है लूप डाईयूरेटिक ड्रग। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, लूप डायूरेटिक ड्रग्स नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले पर जाकर एक्शन करती है, जिससे वहाँ पर वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है और रीएब्जॉर्प्शन ना होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनने लगता है, यूरिन बॉडी से बाहर निकलने लगता है। लूप डायूरेटिक के एग्जाम्पल की बात करें तो हॉस्पिटल में आप सभी ने काम के दौरान लेसिक्स इंजेक्शन लगाया होगा, जिसमें फ्रूसेमाइड साल्ट होता है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और लगभग सभी ने
इसे यूज़ भी किया होगा। इसके अलावा टॉर्सेमाइड भी इंजेक्शन है जो कि लूप डायूरेटिक का ही के रूप में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मेडिसिन पोटेशियम के एक्सक्रीशन को रोककर यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें स्पाइरोनोलैक्टोन ग्रुप की मेडिसिन आती हैं, जिसमें एल्डेक्टोन इम्पॉर्टेंट है। ये मेडिसिन नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट पर एक्ट करती है। इसके अलावा इस मेडिसिन को देने पर क्लाइंट के अंदर एक्सेसिव पोटेशियम का रिटेंशन देखने को मिलता है, यानी कि हाइपरकैलेमिया जैसी कंडीशन हो जाती है और इससे क्लाइंट में डिसअरिथमिया डेवलप हो सकता है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है गायनेकोमेस्टिया, यानी कि मेल के अंदर ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग की। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैनिटॉल। मैनिटॉल का इस्तेमाल करके हम क्लाइंट में यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, सेरिब्रल एडिमा है, तो उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ऑस्मोसिस इफेक्ट के कारण ये यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। और याद रखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट को आप मैनिटॉल एडमिनिस्टर करते हैं तो इसे रैपिडली इन्फ्यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ग्रुप के डायूरेटिक मेडिसिन की। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एसीटेलाजोमाइड, एसीटेलजोलेमाइड। ये मेडिसिन हाइड्रोसिफेलिस और ग्लूकोमा जैसी कंडीशन में प्रेशर को कम करने के लिए दी जाती है। लास्ट डायूरेटिक मेडिसिन है थियाजिड ग्रुप की, जिसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो हाइड्रोक्लोरथियाजिड। ये मेडिसिन वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देती है, जिससे कि एक्स्ट्रा यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। इस तरह से आपका यहाँ पर हाइपरटेंशन का मेडिकल मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। अगर आप हर कैटेगरी की ड्रग को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी समय लग जाएगा और हमें रैपिडली कोर्स को पूरा करना है और स्मार्ट तरीके से जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हें ही रिवाइज करना है। इस तरह से हम काफ़ी हद तक अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में किस प्रकार से डाइट थेरेपी हेल्पफुल होती है। डाइट थेरेपी की बात की जाए तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को हम हमेशा डैश डाइट लेने के लिए कहते हैं। डैश डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। और इस तरह की डाइट के अंदर हम क्लाइंट को 3 चीज़ें डाइट में इंक्लूड करने के लिए कहते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप हमेशा खाने के अंदर सोडियम कम लीजिए, यानी कि साल्ट कम से कम लीजिए, नमक कम से कम खाइए। इसके अलावा जितना भी फैट कंटेंट है उसे अवॉइड करिए या फिर बहुत ही कम मात्रा में इसे इनटेक करिए। तीसरी चीज़ हम कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए, जिनमें रेशे होते हैं वो चीज़ें खानी चाहिए। तो डैश डाइट है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसके अंदर हम 3 चीज़ें करने के लिए कहते हैं: सोडियम कम, फैट कम और फाइबर ज़्यादा। डाइट वाला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हम क्लाइंट को कुछ हद तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए भी एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उसे कहते हैं कि आपको सिडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करना है, आपको समय पर उठना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, खुद को रिलैक्स रखने के लिए जो भी टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें फॉलो करना है। इस तरह से हम क्लाइंट के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर हाइपरटेंशन डिजीज़ कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये पूरी डिजीज़ कंडीशन समझ में आ गई होगी और एग्ज़ाम में हमने कोशिश की है कि यहाँ से कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ना छूटे। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हार्ट डिजीज़ की
जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं। कोरोनरी आर्टरी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। हमारे हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुँचाती है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुँचाते हैं, ये चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इस कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचेज़ होती हैं, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आगे जाकर 2 ब्रांचेज़ के अंदर डिवाइड होती है, जिसमें एक होती है एलसीए और एक होती है लाडा। लाडा का फुल फॉर्म है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एलसीए का फुल फॉर्म है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जब हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ेंगे तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी कंडीशन या एंजाइना पेक्टोरिस जैसी कंडीशन हो सकती है। वहां पर हम इन नामों को बार बार यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट कोरोनरी आर्टरी क्या है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या है, या फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कौन सी है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कौन सी है, जिसमें ब्लॉकेज के कारण हार्ट प्रॉब्लम क्लाइंट को हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज को थोड़ा सिंपल तरीके से समझने की। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है। ये आपका मान लीजिए हार्ट है। अब इस ब्लड वेसल में यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी प्रकार का एबनॉर्मल फैट सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो जाए, जिसके कारण यहाँ पर जो हार्ट तक ब्लड सप्लाई पहुँच रही थी वो रिड्यूस हो जाए, तो इससे हार्ट डिजीज हो सकती है। मान लीजिए पहले की कंडीशन में क्या था कि जितना भी ब्लड यहाँ से हार्ट की तरफ जा रहा था, पूरी ब्लड वेसल ओपन थी और पूरी हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुँच रही थी। लेकिन जब इस ब्लड वेसल के ऊपर फैट सब्सटेंस, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आदि का डिपोजिशन हुआ, तो अब जो ब्लड को हार्ट तक पहुँचने के लिए रास्ता है वो बहुत सकरा हो गया। तो हार्ट तक अब पूरी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है और हार्ट की ज़रूरत इससे पूरी नहीं हो रही है, और इसके कारण से हार्ट की जो मायोकार्डियम सेल्स हैं, उनके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है और यही चीज़ हार्ट अटैक या एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानी जाती है। इस तरह से एक कारण तो ये हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, या हो सकता है कि इसके कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई स्पाज्म कंडीशन डेवलप हो जाए, जिससे कि ब्लड सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंच पाए और क्लाइंट में इस्चीमिया हो, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो, एंजाइना पेक्टोरिस जैसी कोई कंडीशन देखने को मिल सकती है। सिंपली कहें तो सीएडी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का यही मतलब है कि कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिसके कारण जो ब्लड है हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। यही चीज सीएडी है, आईएचडी है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप, एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज कंडीशन। एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज कंडीशन, साधारण शब्दों में इसे आप चेस्ट पेन कह सकते हैं, यानी सीने में तेज दर्द होना एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। जब भी क्लाइंट में हार्ट की मायोकार्डियम मसल्स के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा दी जाती है, यानी उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे शरीर में उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। तो इस सिचुएशन में जो हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट की जो सेल्स हैं, मायोकार्डियम सेल्स हैं, उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है और क्लाइंट को चेस्ट पेन होने लगता है। इस पूरी फिजियोलॉजी को ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, जब हमारी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उस समय एक्टिविटी के बढ़ने के बाद बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर किसी वजह से पूरी बॉडी की सेल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो हमारी सेल्स जीवित रहने के लिए
एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देती हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती हैं। और जब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, और इस लैक्टिक एसिड के कारण हमें मांसपेशियों में तेज दर्द होता है। और सेम कॉन्सेप्ट हार्ट की सेल्स के लिए, मायोकार्डियल सेल्स के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन और फिर चेस्ट पेन, तो ये एंजाइना पेक्टोरिस का मेन कारण है। अब बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के होने का कारण क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस होने का कॉज क्या है? तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज के रूप में एथेरोस्क्लेरोसिस को देखा जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस को माना जाता है। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को डिफाइन किया है, दोनों को डिफरेंशिएट भी किया है। तो याद रखिएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है। सिंपली कहें तो एथेरोसिस कंडीशन का मतलब है कॉर्नरी आर्टरी की इनर सरफेस पर कैल्शियम, फैट या कोलेस्ट्रॉल आदि का डिपोजिशन होना, जिससे कि ब्लड वेसल नैरो हो जाती है, पूरी तरह से ब्लड सप्लाई यहाँ नहीं हो पाती। ये चीज एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर रहेगा रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स दो तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एज, फैमिली हिस्ट्री, सेक्स, ये सभी नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। और मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर हाइपरलिपिडीमिया, जिसे ओबेसिटी कह सकते हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, हाई सोडियम डाइट, डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग, ये सभी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के क्लासिफिकेशन की अब हम बात करेंगे। यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन। एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज कंडीशन टोटल 4 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला जो टाइप आता है वो है स्टेबल स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। स्टेबल का नाम से ही पता चलता है कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर पेशेंट रेस्टिंग पीरियड में आ जाए तो ये सिम्टम रिलीफ हो सकते हैं। यानी पेशेंट में जो चेस्ट पेन है वो एक्सरसाइज या एक्सर्शन के दौरान होता है, यानी पर्सन जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसे चेस्ट पेन होने लगता है। और चेस्ट पेन होना जैसे ही शुरू हुआ और क्लाइंट ने रेस्ट किया तो ये चेस्ट पेन ठीक हो जाता है। तो स्टेबल एंजाइना ऐसा एंजाइना पेक्टोरिस टाइप है जिसमें एक्सरसाइज के दौरान क्लाइंट को चेस्ट पेन होता है, और जैसे ही क्लाइंट रेस्ट करता है या नाइट्रोग्लिसरीन लेता है तो क्लाइंट में पेन सबसाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जिसे कि अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस या प्री इंफ्राक्शन एंजाइना कह सकते हैं। इसे आप प्री इंफ्राक्शन एंजाइना भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट में एक बार जब चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है तो पेशेंट अगर रेस्ट भी करे तो भी उसका ये चेस्ट पेन सबसाइड नहीं होता। इवन क्लाइंट को नाइट्रोग्लिसरीन की 3 रिपीटेड डोज देने के बाद भी ये पेन ठीक नहीं होता। इसलिए हम इसे अनस्टेबल एंजाइना के रूप में जानते हैं। पेशेंट में जब भी चेस्ट पेन हो तो आप सबलिंगुअल रूट से, यानी जीभ के नीचे, पहली नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट रखेंगे। इस टैबलेट को देने के बाद अगर 5 मिनट के बाद भी क्लाइंट में पेन रिलीफ नहीं होता है तो फिर आप दूसरी टैबलेट दे सकते हैं। और उसके 5 मिनट बाद भी पेन रिलीफ नहीं होता है तो फिर आप तीसरी टैबलेट नाइट्रोग्लिसरीन की दे सकते हैं। 3 टैबलेट्स देने के बाद अगर क्लाइंट में पेन रिलीफ नहीं है तो इसका मतलब है क्लाइंट में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होने की शुरुआत हो चुकी है। अब आप इस क्लाइंट को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाइए, वहां पर ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड टाइप के एंजाइना पेक्टोरिस की, जिसे वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस या फिर वैसोस्पास्टिक या फिर प्रिंजमेंटल, इन तीनों नाम से जाना जाता है। वेरिएंट कह दीजिए, वैसोस्पास्टिक कह दीजिए, प्रिंजमेंटल कह दीजिए, ये तीनों ही एक ही प्रकार के एंजाइना के नाम हैं। इस प्रकार के एंजाइना पेक्टोरिस में जो कोरोनरी आर्टरी है, जो ब्लड वेसल है, उसके अंदर स्पाज्म आ जाते हैं, ऐंठन आ जाती है, जिससे हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और क्लाइंट को चेस्ट पेन होने लगता है। इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए भी हम सबलिंगुअल रूट से नाइट्रोग्लिसरिन मेडिसिन दे सकते हैं। लास्ट एंजाइना का टाइप है, इसे साइलेंट एंजाइना के नाम से जानते हैं, साइलेंट एंजाइना पेक्टोरिस। इस प्रकार के एंजाइना पेक्टोरिस अटैक के होने पर क्लाइंट में किसी भी प्रकार के साइन एंड सिम्टम नहीं होते, यानी क्लाइंट को बिल्कुल भी फील नहीं होता कि उसका हार्ट ब्लड सप्लाई, उसके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, उसमें बिल्कुल भी किसी तरह का चेस्ट पेन नहीं देखने को मिलता। लेकिन इस पेशेंट की यदि हम ईसीजी करवाएंगे तो ईसीजी के अंदर इस्चेमिक चेंज देखने को मिलते हैं। साइलेंट एंजाइना अटैक जो है मोस्टली अर्ली मॉर्निंग के अंदर देखने को मिलता है और ज़्यादातर ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में होने वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की। सबसे पहले इस डिजीज़ कंडीशन का मेन जो साइन एंड सिम्टम है, वो है क्लाइंट को चेस्ट पेन होता है, सीने में तेज़ दर्द होता है। अब चेस्ट एरिया से शुरू हुआ ये पेन क्लाइंट के लेफ्ट जॉ, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड पाम तक रेडिएट होता है। यानी कि पेशेंट के सीने में दर्द होना शुरू होगा, जो कि ऊपर की तरफ पेशेंट के बाएं जबड़े तक फैलेगा, बाएं कंधे तक फैलेगा और क्लाइंट को अपने बाएं हाथ की हथेली और उंगलियों में भी दर्द महसूस होता है। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन के होने को बताता है। इसके अलावा क्लाइंट में रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकती है, क्लाइंट को नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, क्लाइंट में पाल्पिटेशन हो सकता है, क्लाइंट को डिज़ीनेस फ़ील हो सकता है। ये सभी फाइंडिंग्स नॉर्मली क्लाइंट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। क्लाइंट में एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम ईसीजी करवा सकते हैं। नॉर्मल ईसीजी पैटर्न के बारे में आप जानते हैं, पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर क्लाइंट को एमआई या एंजाइना का अटैक आता है तो उसके अंदर एबनॉर्मल क्यू वेव होती है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करेंगे इसे, क्लाइंट के अंदर सबसे पहले तो एबनॉर्मल क्यू वेव देखने को मिलेगी, उसके बाद में एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो जाएगा और टी वेव का इन्वर्जन देखने को मिलेगा। यानी कि पी वेव तो देखो इस यहाँ पर नॉर्मल रहेगी, ये जो क्यू वेव है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, डीप है, यानी एबनॉर्मल है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो एस और टी का सेगमेंट है, नॉर्मली तो इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एस टी सेगमेंट एलिवेटेड आपको दिखाई देगा इस तरह से। और जो टी वेव है ये ऊपर बननी चाहिए थी, लेकिन ये इन्वर्ट हो जाती है, नीचे बनती है। यानी अगर किसी भी क्लाइंट के अंदर आपको कभी भी इस प्रकार का ईसीजी पैटर्न देखने को मिले, जिसके अंदर क्यू वेव एबनॉर्मल हो, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड हो, टी वेव का इन्वर्जन हो, तो आप समझ जाइएगा कि क्लाइंट को हार्ट अटैक आया है। एक बार क्लाइंट को कभी भी लाइफ में अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उसके बाद जब भी ये क्लाइंट अपनी ईसीजी करवाएगा तो उसमें हमेशा ये जो क्यू वेव है आपको एबनॉर्मल ही मिलेगी, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंडीशन के ट्रीटमेंट की। मैनेजमेंट आप हेडिंग लिख लीजिएगा या नेक्स्ट स्लाइड पे इसे आप ले सकते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए जैसे ही क्लाइंट को चेस्ट पेन होने लगता है तो हम पहले तो उसे
आराम से बैठने के लिए कह देते हैं, उसके क्लोथ्स को कुछ ईज़ी कर देते हैं, उसे पूरा वेंटिलेशन मिल सके ऐसी व्यवस्था करते हैं। इससे काफ़ी हद तक क्लाइंट को कुछ रिलीफ़ मिल सकता है। इसके बाद हम क्लाइंट को नाइट्रोग्लिसरिन मेडिसिन देते हैं। नाइट्रोग्लिसरिन बेसिकली एक नाइट्राइट ग्रुप की मेडिसिन है, जो कि एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है। यानी कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, जिसके बाद जो हार्ट की मायोकार्डियम सेल्स हैं, वहाँ तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुँचती है। तो आप कह सकते हैं कि जब भी क्लाइंट को एंजाइना का अटैक आता है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में नाइट्रोग्लिसरिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाइट्रोग्लिसरिन को आप हमेशा सबलिंगुअल रूट से ही देते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर पेशेंट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में है, पेशेंट में कार्डियक मॉनिटर कनेक्टेड है, तो आप इस नाइट्रोग्लिसरिन को इंट्रावेनस रूट से भी ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस मेडिसिन के कारण क्लाइंट में हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरिन मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट है, वो हेडेक है, यानी क्लाइंट को सर में दर्द होता है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरिन मेडिसिन पैच फॉर्म में भी आती है, जिसे स्किन में चेस्ट एरिया पर अप्लाई करके वैसोडाइलेटरी इफ़ेक्ट लाया जाता है, जो कि एंजाइनल पेन में रिलीफ़ प्रोवाइड करवा सकती है। इसके अलावा जैसे क्लाइंट के सिम्पटम्स हों, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई बार हम इसमें एस्पिरिन ड्रग भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को रोककर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देती। अगर कहीं पर क्लॉट बना हुआ है, तो क्लोपिडोग्रिल आदि दे सकते हैं। लिपिड का लेवल कम करने के लिए एथोरवेस्टेटिन यानी स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर बहुत बड़ा क्लॉट है, ब्लॉकेज है, तो उसको निकालने के लिए हम परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं स्पाज़्म आदि है, तो वहाँ पर स्टंट डाल सकते हैं। इस तरह से हम इस डिज़ीज़ कंडीशन का पूरा मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू नीड करते हैं। यहाँ पर हमारा एंजाइना पेक्टोरिस डिज़ीज़ कंडीशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नए डिज़ीज़ की, जिसे मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक। अगर किसी क्लाइंट के हार्ट में बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो वहाँ की मायोकार्डियल सेल्स जो हैं, वो डेड होने लगेंगी और वहाँ पर एक इंफ्राक्शन जैसा एरिया बन जाएगा। यही कंडीशन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक है। एंजाइना पेक्टोरिस से ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, जिसमें क्लाइंट को वेरी सीवियर चेस्ट पेन होता है। इसके कॉज़ की बात की जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ये सभी इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स में मॉडिफिएबल एंड नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं। नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स के अंदर क्लाइंट की एडवांस एज या ओल्ड एज हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, सेक्स हो सकता है। जबकि मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर क्लाइंट की हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्मोकिंग है, अल्कोहल है, एक्सेसिव फैट सब्सटेंस ईटिंग है, ये सभी चीज़ें मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के टाइप्स की, यानी कि जो हार्ट अटैक कंडीशन होती है, वो कितने टाइप्स की होती है। इसे हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है STEMI, जिसे ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कहते हैं, और दूसरा टाइप होता है NSTEMI, यानी नॉन ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। यानी कि ईसीजी करवाने पर यदि एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, तो वो एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है, और अगर नहीं है तो ये नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन अटैक आने पर, हार्ट अटैक आने पर क्लाइंट के अंदर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जब भी आप इस पेशेंट को देखेंगे, तो इसने अपने दोनों हाथों से
चेस्ट एरिया को पकड़ के रखा होगा। ये आपको काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा लगवा देगा कि क्लाइंट में चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक आया है। उसके बाद क्लाइंट को जब आप देखेंगे तो उसका चेहरा रेस्टलेस महसूस होगा। क्लाइंट में पर्स्पिरेशन हो सकता है, यानी उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी पर स्वेटिंग हो सकती है, उसे पसीना आया हुआ हो सकता है। उसके अंदर आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। उसको वेरी सीवियर चेस्ट पेन हो रहा होगा। क्लाइंट को हो सकता है नौज़िया, वॉमिटिंग हो रही है। क्लाइंट में जब आप पेन के बारे में पूछेंगे तो कहे वो बताएगा कि उसका पेन चेस्ट एरिया से शुरू होकर बाएँ जबड़े, बाएँ कंधे और बाएँ हाथ तक फैल रहा है। इसके अलावा अ क्लाइंट की स्किन को जब आप टच करेंगे तो वो कूल हो सकती है, ठंडी हो सकती है। क्लाइंट में यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो सकता है। क्लाइंट के हार्ट रेट एब्नॉर्मल हो सकती है, यानी डिसरिथमिया हो सकता है। क्लाइंट कन्फ्यूज़ हो सकता है। ये सभी फाइंडिंग्स आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट अटैक कंडीशन को हम किस प्रकार से डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि क्लाइंट को हार्ट अटैक आया है। सबसे पहले हम क्लाइंट में ईसीजी करवा सकते हैं और ईसीजी करवाने पर ईसीजी का जो पैटर्न एमआई एंजाइना पेक्टोरिस के दौरान हमने देखा था, एबनॉर्मल क्यू वेव, एसटी सेगमेंट एलिवेशन और टी वेव इन्वर्जन, वही तीनों फाइंडिंग भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा क्लाइंट में हम कार्डियक मार्कर्स का असेसमेंट करवा सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर्स होते हैं। पहला होता है मायोग्लोबिन, दूसरा होता है सीपीकेएमबी, तीसरा होता है ट्रोपोनिन और चौथा होता है एलडीएच। सबसे पहले बात सबसे पहले हम बात करेंगे मायोग्लोबिन के बारे में। मायोग्लोबिन प्रोटीन का जो राइज़ है, वो पहले 1 से 3 घंटे के अंदर, अटैक आने के 1 से 3 घंटे बाद शुरू हो जाता है और मायोग्लोबिन प्रोटीन 7 से 8 घंटे में अपने पीक पर होता है और फिर 24 घंटे बाद इसका लेवल डिक्रीज़ होने लगता है। सीपीके-एमबी का लेवल अगर आप चेक करेंगे तो इसका राइज़ हार्ट अटैक आने के 3 से 4 घंटे बाद शुरू होता है, 24 घंटे पर ये पीक पे रहता है और 48 घंटे बाद ये डिक्लाइन होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रोपोनिन के बारे में। ट्रोपोनिन 2 प्रकार का होता है, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन का जो राइज़ है वो 3 से 4 घंटे बाद शुरू होता है, 24 घंटे में इसका पीक देखने को मिलता है, 1 से 2 सप्ताह बाद ये डिक्रीज़ हो जाता है। मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ट्रोपोनिन आई को। ट्रोपोनिन आई जो है मोस्ट स्पेसिफिक है, यहाँ पर नोट करिएगा, मोस्ट स्पेसिफिक। इट इज़ अ मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर और इसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलडीएच मार्कर की, जिसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जानते हैं। ये 24 घंटे बाद इसका लेवल बढ़ने लगता है, जो कि 48 से 72 घंटे में अपना पीक बनाता है और 14 डेज में ये रिड्यूस होने लगता है। तो इस तरह से हम हार्ट अटैक कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए इन 4 प्रकार के कार्डियक मार्कर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लैब टेस्ट की बात की जाए तो हम क्लाइंट में लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं, पीटीआईएनआर, एपीटीटी करवा सकते हैं जिससे हमें कोagulation के बारे में पता चलेगा, ब्लड शुगर लेवल करवा सकते हैं, आरएफटी, एलएफटी करवा सकते हैं जिससे कि हमें क्लाइंट की बॉडी में किन सब्सटेंसेस का क्या एक्चुअल लेवल है इसके बारे में पता चल जाएगा। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को डायग्नोज करने के लिए हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी प्रोसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर के अंदर हम ब्लड वेसल्स का विजुअलाइजेशन करते हैं। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टिक के अंदर हम ब्लड वेसल का विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी कि इसमें डाई इंजेक्ट करके ये देखा जाता है कि कहाँ पर स्पाज़्म है, कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पर नैरोइंग है। ये सभी चीज़ें इस प्रोसेस के थ्रू हम पता कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में हम क्लाइंट को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले क्लाइंट में मेडिसिन्स की बात की जाए तो अगर क्लाइंट में कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर किसी प्रकार का थ्रोम्बस मौजूद है, तो इस थ्रोम्बस को डाइल्यूट करने के लिए टिश्यू प्लाज़्मा अ, टिश्यू प्लाज़्मिनोजन एक्टिवेटर सब्सटेंस दे सकते हैं, टीपीएस दे सकते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज़, यूरोकाइनेज़ आदि आते हैं।
टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स जब भी क्लाइंट को देते हैं तो पहले से जो क्लॉट बना हुआ है वो डिसॉल्व हो जाता है और उसके डिसॉल्व होते ही ब्लड सप्लाई मेंटेन हो जाती है और क्लाइंट में आ रहे सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर हम एंटी प्लेटलेट मेडिसिन दे सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्लोपिडोग्रिल है, एस्प्रिन है, यहाँ चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। एंटी प्लेटलेट मेडिसिन जिसमें क्लोपिडोग्रिल है, एस्प्रिन है जो कि प्लेटलेट की एक्टिविटी को रिड्यूस करके क्लम्प फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन को घटा देती है। आखिरी में एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस भी दिए जा सकते हैं जैसे कि हिपेरिन हो गया, या फिर वारफेरिन हो गया, जो कि फर्दर क्लॉट बनने के प्रोसेस को रोक देंगे और आगे किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। इस तरह से हम हार्ट अटैक आने पर क्लाइंट में इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर हिपेरिन और वारफेरिन की बात आई है तो क्विकली इनसे जुड़े कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। हिपेरिन जो है इसे सबक्यूटेनियस और इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। मोस्टली हम इसे लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन की फॉर्म में सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। जिन क्लाइंट्स के अंदर हिपेरिन ड्रग चल रही होती है उनमें हमें कोगुलेशन प्रोफाइल, क्लॉटिंग प्रोसेस को असेस करने के लिए एपीटीटी टेस्ट करवाना होता है। इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू 27 से 33 सेकेंड्स के बीच होती है, जो कि हिपेरिन ड्रग चलने के कारण 2.5 गुना तक बढ़ सकती है, तब भी हम इसे नॉर्मल मानते हैं। हिपेरिन ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर हम एंटीडोट के रूप में प्रोटामिन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछा गया है। वारफेरिन ड्रग की बात की जाए, वारफेरिन को हम काउमेडिन के नाम से जानते हैं। ये एक ओरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है। इसे हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और जिन लोगों को ये मेडिसिन दी जा रही होती है उनमें पीटीआईएनआर टेस्ट करवाना चाहिए। इस वारफेरिन ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर हम एंटीडोट के रूप में विटामिन के का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट में पेशेंट को अगर चेस्ट पेन लगातार हो रहा है और उसकी ऑक्सीजन डिमांड को हमें घटाना है तो इसके लिए मॉर्फिन सल्फेट दिया जा सकता है। मॉर्फिन ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन है जो कि एमआई पेशेंट को मेनली ऑक्सीजन डिमांड को कम करने और पेन, रेस्टलेसनेस जैसे सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन दे सकते हैं जैसे एथोरवेस्टेटिन आदि, जो कि क्लाइंट में लिपिड लेवल को कम करेगी। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर हार्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आदि मेडिसिन दी जा सकती है। अगर किसी क्लाइंट में इन सभी मेडिकल मैनेजमेंट के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर हम उसमें परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर कर सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर ब्लड वेसल को आइडेंटिफाई करके वहाँ मौजूद क्लॉट को रिमूव किया जाता है या फिर किसी जगह पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, स्पाज्म हो तो वहाँ पर स्टंट प्लेस करके ब्लड फ्लो को रेगुलर मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम सीएबीजी प्रोसीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, जिसमें एक बाईपास चैनल बनाकर हार्ट तक ब्लड सप्लाई को कंटिन्यू मेंटेन करवाया जा सकता है। अगर आप इन सभी कंडीशंस में पेशेंट को जल्दी से पाकर इलाज कर देते हैं इन सभी के साथ, तो चांसेस हैं कि क्लाइंट बच सकता है। अगर क्लाइंट टाइम पर हॉस्पिटल नहीं आए तो उसके अंदर हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन हो सकती है और उसके बाद उसकी डेथ तक हो सकती है। तो इस तरह से हमारा ये मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हार्ट अटैक का टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रैपिड रिवीजन का ये मेथड आपको हेल्पफुल लगा या नहीं। बेस्ट ऑफ लक।